अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुड़िया नूरियन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्लान बी। बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों के हवाले से जो कि कुछ तो समाजी लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि उन पर बात की जाए और कुछ सियासी लिहाज से बहुत ज़रूरी है कि उन पर बात की जाए। जिसमें पहली बात मैं करना चाहूँगी एक ऐसे सोशल इशू के हवाले से, एक ऐसे समाजी इशू के हवाले से जो कि हमारी सोसाइटी में एक नासूर से कम नहीं है। अगर बात की जाए कल के रोज़ एक पेश आने वाले वाक़ये के हवाले से, तो 17 साल सना यूसुफ को, जो कि एक टिकटॉकर, एक इन्फ्लुएंसर के नाम से जानी जाती थी, जिनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी थे टिकटॉक पे, उनको कल उन्हीं के किसी जाने वाले में एज पुलिस सेट कि उनके शायद कजन्स ने, अभी कंफर्मेशन नहीं है लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कि उनके कजन्स ने उन्हें जो है 2 गोलियां मार के कत्ल कर दिया है। कत्ल करने की जो वजूहात हैं, उसका जो मोटिव है वो तो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन चूंकि हम लोगों ने और दीगर इस तरह के केसेस देखे हैं जिनमें वजह बना के, कभी इज्जत का मसला बना के, कभी कुछ फैमिली नॉर्म्स को हर्ट करने के हवाले से वजह बना के बच्चियों को कत्ल कर दिया जाता है। सना यूसुफ एक बहुत ही बज़ाहिर एक बहुत ही मासूम और क्या नाम है, बहुत ही खूबसूरत एक छोटी सी लड़की थी। 17 साल की उम्र कितनी ही उम्र होती है, तो उसका इस लेवल पे मतलब इस उम्र में ऐसे बेदर्दी से कत्ल कर देना हमारी सोसाइटी में यकीनन एक बहुत बड़े क्वेश्चन को रेज करता है। अगर बात की जाए सना यूसुफ के हवाले से, तो उनको कत्ल कर देने के हवाले से डिफरेंट तरह के जो है हमने देखा स्कूल ऑफ थॉट्स सोशल मीडिया पे नज़र आए, जिनमें कुछ ऐसे थे जिन्होंने तो इसकी मजम्मत की, इस तरह के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया और ये कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, इट वॉज ब्रूटल। बहुत से लोगों ने इस तरह किया, लेकिन हमने देखा एक बड़ी तादाद ऐसी भी थी जिन्होंने सना यूसुफ के हवाले से बहुत ही गैर मुनासिब किस्म के कॉमेंट किए और ऐसी ऐसी बातें लिखी जो पढ़ने भी शर्मनाक हैं और बोलने में भी शर्मनाक है। लेकिन चूंकि हम लोग एक तफसीली जहनियत पे बात करने वाले हैं इस व्लॉग में, तो मैं चाहूँगी कि कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूँ, जिसमें मैं जो हमारे अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट अबाउट द मैन मेंटालिटी, इट्स अबाउट द ह्यूमन मेंटालिटी, जो हमारी इंसानों के जहन में इस तरह से परवान चढ़ गई है कि वो हमारे लिए ना सिर्फ लम्हा फिक्रिया बल्कि बायसे शर्म भी। अगर बात की जाए सना यूसुफ की इंतकाल या फिर उनको कत्ल कर देने के हवाले से जो पोस्ट हमने देखी, तो उसके नीचे जिस तरह के कमेंट्स आए, सना यूसुफ की जो पिक्चर्स हैं उसको टैग करके जिस तरह के कमेंट्स किए गए, उस हवाले से अगर बात की जाए तो एक शख्स है, उसने लिखा कि बुरे कामों का नतीजा बुरा ही मिलता है। एक ने लिखा कि इन दोनों ने पख्तून रवायात को पामाल किया था। दोनों आई डोंट नो व्हाट एल्स ही टॉकिंग अबाउट, बट लिखा ही है जिसने किया है ज़बरदस्त किया है। एक और साहब लिखते हैं कि सैंडिंग ले लो, जब देनी नहीं तो फिर ऐसा ही होगा, और बहुत खुशी हुई, आहिस्ता आहिस्ता गन साफ हो रहा है। तो एक 17 साल की बच्ची जो शौकीन है, जिससे अच्छा लगता है टिकटॉक का इस्तेमाल करना और जो अपनी इंटरटेनमेंट के लिए, या दुनिया के देर आर सो मैनी एक्टर्स एक्ट्रेसेस वो भी परफॉर्म करते हैं, इंटरटेन करते हैं, अपने आर्ट को, अपने अंदर की सलाहियत को दिखाते हैं एक प्लेटफॉर्म के थ्रू से। हम लोग मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं, खुद भी आप उसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा हैं, इन्हीं टिकटॉक्स पे आप खुद भी हैं। जब आप कुछ खुद कर रहे हैं तो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप अपने गिरेबान में नहीं झाँक रहे, लेकिन अगर कोई और उस प्लेटफॉर्म का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए अगर उस प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर रहे हैं, तो वो आपके नज़दीक उसका इस तरह का मुकाम बन जाता है कि आपके नज़दीक ये कि वो बेहयाई को फैला रहे हैं, गंदगी। भाई आप ना देखें बेहयाई, आप ना देखें। जब आप इस तरह की चीज़ को नहीं देखेंगे तो कोई आपको दिखा भी नहीं पाएगा। दैट्स द मेन पॉइंट। अक्सर सोशल मीडिया की हकीकत ही ये है कि आपको जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, इन्फ्लुएंसर्स वो ही चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जब आप उस पर अपना कोई ऐसा रिस्पॉन्स दें जो जिसमें आप ये जाहिर करेंगे जी हमें इस तरह की चीज़, इस तरह का कंटेंट नहीं देखना, तो फिर उस तरह का कंटेंट बिकना भी बंद हो जाता है। ये कंटेंट इस तरह की जिसे आप फहाशी का नाम दे रहे हैं, वो तभी बिकता है जब आप उसको प्रेज करते हैं, जब आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई ऐसा कंटेंट, तो मैंने जितनी भी सना यूसुफ की टिकटॉक देखी उसमें ऐसा कोई भी फहाशी जैसी मुझे वीडियोस नजर नहीं आई। इट वाज दीज वर लाइक ऑन सॉन्ग्स, ऑन डिफरेंट लिपसिंग वगैरह की गई नॉर्मल वीडियोस थी, जो कोई भी मतलब बच्चे वगैरह बच्चियां जो है बनाना पसंद करेंगे। तो लेकिन फिर भी उसको इस तरह की जो है इबरत का निशाना बनाया गया और उसके साथ
इस तरह का सलूक किया गया, इबरत का निशान। आई डोंट नो शुड आई से इट और नो, बट थिंग इज कि इस तरह से किसी के साथ इतनी बेदर्दी से उसको मार देना, और वो भी इतनी छोटी सी बच्ची जो सिर्फ 17 साल की है और मेडिकल की स्टूडेंट है, जो कि स्टडी कर रही है और चित्राल से उसका ताल्लुक है, इस्लामाबाद में वो रहती है, उसको इस तरह से पख्तून कह के और डिफरेंट कह के जिन नॉर्म्स को खराब करिए इसको कत्ल कर देना, ये इंतहाई नाइंसाफी है। अगर फैमिली के किसी मेंबर को कोई इतराज़ होता है या फॉर एग्जांपल उसके अपने कजन या तो आज तो मतलब फैमिली कम फर्स्ट, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई जो भी था, उनका अख्तियार था कि वो उसके साथ किस तरीके से बात करते और कहते और चीज़ों के लिए। लेकिन पॉइंट इसके जो जिन्होंने उसे कत्ल किया उनका क्या ताल्लुक था, वो इस पे क्या हक रखते थे कि वो इतना संगीन जो है वो कदम उठाएं और सना यूसुफ के साथ ये सलूक करें। इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो कमेंट आ रहे हैं दीगर कुछ लोग, मैंने कहा जी एक्सलेंट, शुक्र है कुछ लोगों में गैरत जागने लगी है, इसको गैरत का नाम दे दिया गया, इस तरह के संगीन जुर्म को गैरत का नाम दे दिया गया। माशाल्लाह जिसने भी कत्ल किया है अल्लाह पाक इसको जज़ाए खैर अता करे। अस्तगफिरुल्लाह, इस तरह की बात की जा रही है। कत्ल को, एक कत्ल जिसे कहा जाता है कि हमारे दीन में कहा जाता है कि एक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, उसको लोग इस तरह से अप्रिशिएट करें जी अल्लाह आपने कुछ ऐसा बेहतरीन काम किया कि इसका आपको अजर मिलेगा। मतलब ये लोग खुद ही दुनियावी खुदा बन जाते हैं और खुद ही किसी के स्याह और सफ़ेद का फैसला करते हुए उससे सज़ा भी देने के लिए तैयार होते हैं। तो इसी तरह का जो है कदम सना यूसुफ को लेके भी उठाया गया और उन्हें इस तरह से बेरहमी से 2 गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से अगर बात की जाए तो मतलब जो लोग इस तरह के कमेंट करें उनके हवाले से कहा जाना गलत नहीं होगा कि दीज आर द साइकोपैथ्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो पोटेंशियल किलर्स हैं, जो कि इस तरह की बात करते हैं, वो आगे जाके मतलब यही लोग होते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं जो कातिल भी साबित होते हैं, जो इस तरह की अपनी मेंटालिटी जो है उसे सरेआम जाहिर करके बताते हैं कि हाउ दे ब्रॉट अप, और एग्जैक्टली उनके दिमाग का अपना वो गंद है जो वो दूसरों पे थोपते हैं, और दूसरों की जो मेहनत होती है, दूसरों की जो स्ट्रगल होती है, दूसरों की जो एफर्ट होती है, जिससे वो अपने हुनर को निखारने के लिए इस्तेमाल करते हुए इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं और अपनी राय को रखते हैं, अपने लोगों को। These influencers are also kind of another form of arts, तो फिर उनके साथ इस तरह का सलूक और निशाना बनाना। ना सिर्फ इनका मतलब एक आर्टिकल में पिछले दिन पढ़ी थी जिसके मुताबिक, जो कि 2023 में लिखा गया था, जिसके मुताबिक एक फिगर्स बताए जा रहे थे कि नॉट पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड एटलीस्ट एवरी 7 मिनट के बाद जो है एक खातून को उसके अपने ही रिश्तेदारों की जानिब से कत्ल कर दिया जाता है। और अगर इस तरह से हम एस्टिमेट लगाएं तो हर 7 मिनट के बाद अगर एक खातून को कत्ल कर दिया जाता है इज्जत, गैरत और दीगर इश्यूज के नाम पर, तो फिर मतलब रोज़ाना की बुनियाद पे 140 ख़वातीन बनती है जिन्हें रोज़ाना की बुनियाद पे अपने ही करीबी रिश्तेदारों के हाथों कत्ल होना पड़ता है। तो ये कितना बड़ा मतलब एक संगीन अमल है जिसपे जो है हमें बहुत जल्द कुछ ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की संगीन जो जुर्म है उनको रोका जा सके और हर किसी के लिए अपनी मतलब फ्रीडम के साथ, अपनी इंडिपेंडेंसी के साथ जो है लाइफ गुजारना आसान हो, इजी हो। इधर इट्स अ गर्ल, इट्स अ बॉय, इट्स नॉट अबाउट द जेंडर। वैसे तो ज़्यादातर तादाद तो इज़्ज़त के नाम पे और रिश्तेदारों की जानिब से कत्ल होने वाली ख़वातीन ही है, लेकिन मैं नहीं समझती कि ये इशू अबाउट जेंडर है, ये इशू अबाउट ह्यूमैनिटी है, इंसानियत का इशू है। अगर आपके अंदर इंसानियत होगी तो कोई भी इस तरह का संगीन जो है वो स्टेप उठाने से पहले 100 बार सोचेगा और यकीनन इसे करेगा भी नहीं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के इश्यूज पे बात की जाए, हाईलाइट किया जाए और ऐसे लोगों के चेहरे जो है उन्हें बेनकाब किया जाए जो सोशल मीडिया अकाउंट्स की आड़ में इस तरह की गलीज अपनी जो जहनियत है उसको रखते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि जी ये कोई अजर का काम हो गया है, कि जी वो चूँकि शीज़ा टिकटॉकर वो कंटेंट बनाती हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो जी उनका कत्ल बरहक था। और इस तरह के जो फजूल किस्म की साइकोपैथ वाली थॉट्स को अपने जाहिर करते हैं, उन पे यकीनन एक्शन होना चाहिए और ऐसे लोगों को पे साइबर क्राइम के भी जो है ना केस करना चाहिए, जिस तरह के साइबर वायलेंस का केस करना चाहिए या साइबर हरासमेंट का केस करना चाहिए। बट ऐसे लोगों पे मुकदमात होने चाहिए जो वाकई में इस काबिल है कि उन्हें पाबंदी सलाह से लगा जाए, अनटिल वो अपनी माइंड सेट को, अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं कर लेते और बेहतर सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होते।
तो ये तो हो गया एक सोशल इशू जिस पे बात मुझे लगा कि बात करना बहुत अहम है। और अगर फर्दर बात की जाए, वापस आया जाए सियासी गुफ्तगू की जानिब, तो जनाब आपको पता ही है खान साहब ने एक तहरीक के हवाले से कॉल दी हुई है। तो उस पर अगर बात की जाए तो बहुत जल्द कहा जा रहा है कि एक शेड्यूल सामने आएगा जिसमें खान साहब उस तहरीक के हवाले से अपना तमाम मतलब वक्त बताएंगे, तारीख बताएंगे, किस दिन करेंगे, और वेन्यू बताएंगे कि किस जगह करेंगे। और ये बड़ा डिफरेंट नोयत का जो है ना वो तहरीक होने जा रही है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो जैसे ही हम इस तहरीक की बात करते हैं तो बात आ जाती है इस तरह के एहतजाजी पैटर्न को अपनाने के हवाले से। तो खान साहब इस तरफ क्यों जा रहे हैं, जबकि उनके ऊपर आए दिन देखा जाए तो मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, बजाय इसके कि उनके लिए कोई लीगल या दीगर कोई आसानी पैदा हो। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये रास्ता क्यों इख्तियार करना चाहा है, क्योंकि वो और उनकी जमात यही समझती है और जमात से भी यही सिग्नल आते हैं कि शायद एक एहतजाज के अलावा अब कोई जो है और ऑप्शन नहीं है। इस वाले से अगर बात की जाए तो सेनेटर इजाज चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि इस दफ़ा के जो एहतजाज होगा वो खान साहब कुछ डिफरेंट ऐसा करने वाले हैं कि मे बी देर विल बी नॉट अ प्रोटेस्ट लाइक के डी चौक में बैठ गए, लेकिन सूबाई सतह पे डिफरेंट तरह के जल्द से मुनक़िद किए जा सकते हैं, सड़कों को रोका जा सकता है, रास्ते बंद किए जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि धरना दिया जाएगा और एहतजाज किया जाएगा, वो और नौयत का एहतजाज होगा जिसमें जल्द से जुलूस वगैरह जो है निकाले जाएंगे। तो एक तरह से थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न को हाईलाइट किया कि लग कुछ ऐसा रहा है कि खान साहब इस दफ़ा जलसों के थ्रू और डिफरेंट इजलास के थ्रू और एहतजाज करेंगे, बजाय इसके कि वो कोई सिटिंग वगैरह रखें। और इस तरह से आगे फर्दर बात की जाए तो आजकल नून लीग के एक दो अरकान ऐसे हैं, कारकुनान ऐसे हैं, लीडर्स ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक शौक सा हो गया हुआ है कि वो हमेशा हाईलाइट में रहें। हाईलाइट में रहते हुए कुछ ना कुछ वो ऐसे बयान देते रहते हैं कि उनके हवाले से चर्चा रहता है कि जी इन्होंने ये बात कर दी, उन्होंने वो बात कर दी। मुझे लगता है उस एक्साइटमेंट में उस फॉर द सेक ऑफ पॉपुलैरिटी और फॉर द सेक ऑफ टू बी इन द हाईलाइट जो है ख्वाजा आसिफ साहब भी आए रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं जिसकी वजह से वो हाईलाइट रहते हैं। और जिसमें की बात की तो ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था कि मैंने 35 साल में इतनी सियासत नहीं की जितना जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने आर्मी चीफ रहते हुए सियासत की है। तो ख्वाजा साहब ने ये बयान जैसे ही दिया तो हमने देखा कि सोशल मीडिया पे हर कोई इस पे अपना तबसरा करने लगा, कहने लगा कि भाई ख्वाजा साहब ऐसे अब कह रहे हैं, ऐसा है वैसा है। तो वाकई में सवाल जब आप इस तरह की स्टेटमेंट सामने रखेंगे कि तब के आर्मी चीफ ने ये किया, जबकि आप खुद इक़्तिदार में थे, आपको पता था कि आप खुद कहते रहे हैं कि हमारे आर्मी से अच्छे टर्म्स हैं, वी एन एस्टेब्लिशमेंट इज ऑन द सेम पेज। तो फिर ऐसा क्या है कि अब जब चूंकि वो इक़्तिदार में नहीं, अभी वो आर्मी ओहदे पे नहीं है, तो अब इक़्तिदार में कहते ओहदे में नहीं है, तो अब आपको याद आ गया कि आप गिनवा सके कि व्हाट काइंड ऑफ आर्मी चीफ ही वाज। तो उस हवाले से ये कि आप जब वो इक़्तिदार में थे तब आप इस तरह का कोई गीला सामने रखते तो बात समझ में भी आती थी। अगर बात की जाए फर्दर पॉलिटिकली क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उस हवाले से बात की जाए तो पीपल्स पार्टी की जानिब से जो रिस्पॉन्स आ रहा है समरियाल इलेक्शन के हवाले से, जिसमें वो लोग खुद को बरी जिम्मा करते हुए हर तरह का जो है ना जिम्मेदारी डाल रहे हैं नून लीग के ऊपर। कि कभी हमने देखा कि चंद साहब, नदीम अफजल चंद साहब जो है वो अपनी सफाइयाँ देते हुए नजर आए कि जी हम तो गवर्नमेंट में है भी नहीं, हम लोगों को बता के थक गए कि हम गवर्नमेंट में नहीं हैं। हम लोगों को जो है हमने सिर्फ गवर्नमेंट को बनाने में हेल्प की है, हमारी जो सपोर्ट है नून लीग को, हमारी सपोर्ट की वजह से वो हैं इक़्तिदार में, अदरवाइज हम लोग वी आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। भाई आप कैसे गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, आपके ही जो है पार्टी के सदर हैं, आप ही की पार्टी के पंजाब गवर्नर हैं, आप ही के पार्टी के केपी गवर्नर हैं, गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब हैं। तो फिर आप कैसे इस चीज़ का दावा करते हैं कि जी आप इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बल्कि आपने जस्ट उनको एक थोड़ी सपोर्ट दी हुई है। चंद साहब की तरफ से इस तरह का जो गीले आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमें भी समरियाल में वोट इसलिए नहीं पड़े क्योंकि हम लोगों ने नून लीग से हाथ मिलाया हुआ है। अगर हमने नून लीग से हाथ ना मिलाया होता तो हमारी पोजीशन कुछ और होती। इनफैक्ट हमारे जो पहले के लगे हुए फूल है वो भी हुकूमत ने, क्योंकि सॉरी आवाम
अवाम ने हमसे उतरवा लिए हैं क्योंकि हम लोग ने नून लीग साथ मिलाया। भाई पंजाब में आपकी क्या पोजीशन रही है, एक हिस्ट्री पड़ी हुई है इस हवाले से कि पंजाब में पीपल्स पार्टी कभी भी पंजाब में वो है अपना जो है मैदान नहीं मार सकी। तो कतई नज़र इस बात से कि नून लीग किस तरह से जीती और उनका क्या दावा है, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट द पीपल्स पार्टी कि वो किस तरह के क्लेम करी और इस तरह से अपनी बुरी परफॉर्मेंस को नून लीग पे थोप देना भी एक मुझे लगता है जस्टिफाई नहीं करती है बात। तो ज़रूरी है आप अपनी परफॉर्मेंस से पे अलग से बात करें और दीगर जो जमातें हैं इधर इट्स नून लीग और पीटीआई उन्होंने जैसे जैसे परफॉर्म किया और उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर आप अलग से बात करें, लेकिन ये जिम्मेदार ठहरा देना क्योंकि हम लोगों को इसलिए वोट नहीं पड़े क्योंकि हम लोग नून लीग के साथ हैं, उनको हुकूमत बनाने में हेल्प किया। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत और थोड़ा सा मीन जो है ना लाइन है जिसे लेने की कोशिश की जा रही है चंद साहब की जानिब से। अगर फर्दर बात की जाए पीपल्स पार्टी के ही सैयद हसन मुर्तज़ा साहब के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको हल्फन ये बात कह रहा हूँ कि नून लीग वाले बगैर किसी सहारे के अपने हलकों में नहीं जा सकते, बगैर किसी आसरे के अपने लोगों में बैठ नहीं सकते। पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है हसन मुर्तज़ा साहब, उन्होंने ये बात की है। तो यहाँ पॉइंट उठता है कि क्या यही सवाल आपके सामने रखा जाए तो क्या पीपल्स पार्टी के पास इतनी सख्त है, क्या इनकी ऐसी साख है कि वो अवाम के साथ जाके जो है अवाम में ऐसे खुलेआम बैठ के और उनसे बात कर सकते हैं? क्या पीपल्स पार्टी की खुद की ऐसी कोई कारकर्दगी है जिसपे अगर वो नून लीग को जैसे हाईलाइट कर रहे हैं कि जो नून लीग की नहीं है, नून लीग का दिस एंड दैट, तो क्या उनकी खुद की है? इसके हवाले से अगर पूछना तो पूछना चाहिए स्पेशली सिंध की आवाम से कि उनका इस हवाले से क्या राय है। अगर मुझे कोई सिंध से सुन रहा है तो काइंडली अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के हवाले से जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं तो आपके नज़दीक उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, प्लीज़ मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। पंजाब से भी कुछ दावे सामने आ रहे हैं जिसमें कल की प्रेस टॉक में उज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि जी अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि जी अवाम ने है खिदमत को वोट दिया, अवाम ने इस चीज़ का फैसला कर लिया है कि जी उन्होंने मरियम नवाज साहबा ने अवाम की खिदमत की है, पंजाब की अवाम की, तो इसलिए संबियाल PP 52 में उनको वोट मिला और हमें जीत हासिल हुई। इसी तरह का दावा करती आज मरियम नवाज साहबा भी नजर आए जिसमें उन्होंने कहा है कि अवाम खिदमत करने वालों को पहचान चुके हैं, लिहाजा इस वजह से कामयाबी जो है नून लीग के हिस्से में आई है। तो ये तो अवाम ही बता सकती है कि वाकई में ये कामयाबी किसके हिस्से में आई है, क्योंकि अगर बात की जाए फार्म 45 और 47 के हवाले से तो बहुत ज़्यादा तादाद में देखने को मिला कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट सामने आए, जिस तरह की फतह सामने आई जिस पे नून लीग सेलिब्रेशन कर रही है, तो वो जो है वो कुछ और कहती है, जबकि सोशल मीडिया पे फार्म 45 जो शेयर किए जा रहे हैं पीटी और दीगर लोगों की जानिब से, उनका कहना कुछ और है। लेकिन फाइनल मायने यही रखता है कि जी इसको सेलिब्रेट कौन कर रहा है और ये आया किसके हिस्से में है। तो उम्मीद है कि अवाम इसका बेहतर फैसला कर सकती है और अवाम ने ये फैसला किया भी है, निकल के वोट कास्ट करके इस चीज़ पे बता भी दिया कि वो किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। अगर मज़ीद बात की जाए तो जनाब कराची में आ रहे हैं जल्ज़ले और उन जल्ज़लों से जेलों से कैदी जो हैं वो जो है निकल रहे हैं। कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि 300+ जो लोग हैं वो इस जल्ज़लों के दौरान जो है जेल तोड़ के निकल गए हैं, ठीक है, जेल की दीवारें तोड़ के फरार हो गए हैं। कैदियों ने पुलिस एहलकारों से जो है उनकी असले भी छीन ली है और फायरिंग भी की, जिनमें एक कैदी जो है वो जान से भी गया। तो मतलब इतने ज़्यादा जल्ज़ले के झटके एकदम से आना, मतलब एटलीस्ट 10 क्लेम किए जा रहे हैं कि जी जल्ज़ले के झटके हैं जिसकी वजह से जेलों की दीवारें गिरी हैं और कैदी जो हैं उससे फरार हो गए हैं। तो इस तरह के मतलब क्लेम बहुत एक आउट ऑफ द वे करके न्यूज़ है, जिसमें जिस तरह की इस न्यू ईयर की खबर हमने पहले कभी देखी नहीं है कि एकदम से 10 जल्ज़ले भी आए हों और जेलों के दीवारें भी गिर गई हों, कैदी भी भाग गए और फिर कैदियों को उनके अपने घर वाले वापस भी ला रहे हों कि भाई आप राइट तरीके से निकल के आए, इस तरह से आप आ रहे हैं तो हम आपको नहीं रखेंगे, आप सही तरीके से आएँ। हमने एक देखा सोशल मीडिया पर ही एक खातून अपने बेटे को, जो कि उनका इकलौता बेटा है, उसको वापस करने के लिए आई है कि जी इसको वापस कैद में रखें और सही तरीके से जब ये रिहा हो के
बाहर आ सकता है तब ये बाहर आए। अभी फ़िलहाल ये जो है ना इस तरीके से आया तो इसको वो वापस कर रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ी डिफरेंट किस्म की मिसाल थी और इंटरेस्टिंग भी था। और ये है कि मतलब अगर बात की जाए इस तरह के ज़ल्ज़ला अगर कभी कोई अडयाला में आता है तो शायद अडयाला के कैदी को पता है कि उसने रिहा नहीं होना, इस तरह से रिहा नहीं होना, तो इसलिए वो अगर कोई आ भी जाए तो मुझे लगता है वो कैदी वहीं बैठा रहेगा। दीगर जो भी है भागते हैं तो भागे, लेकिन वहाँ अडयाला का कैदी 804 जो है वो हम लोगों को वहीं पे नजर आएगा ईमानदारी से वहीं बैठा हुआ, क्योंकि उसने फैसला कर लिया कि वो डर चुका है और उसने अगर निकलना है तो अदालती रास्ते से निकलना है। आप देखते हैं 2 दिन के बाद अदालत से भी उस कैदी के लिए क्या फैसला आता है और रिहाई उसका मुकद्दर बनती है या नहीं मिलती। ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।